पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो पाकिस्तान में कितना एक तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान में कितनी करप्शन हो रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है। अभी जो उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हम गुज़श्ता जो सर्वे किया गया था उससे 2 दर्जे और तनज़ली हमारी हो गई है। 29 पॉइंट से गिरकर हम 27 पॉइंट्स के ऊपर आ गए हैं। तो करप्शन की परसेप्शन पाकिस्तान में पहले से बुरी हो गई है। हम पहले से ज़्यादा करप्ट परसीव्ड किए जा रहे हैं कि हम वो नेशन है या वो पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम ऐसा है जहाँ करप्शन पहले की निस्बत बढ़ गई है। करप्ट ममालिक में पाकिस्तान का अब 46वां नंबर हो गया। मजमूई तौर पर 180 ममालिक के अंदर पाकिस्तान 135वें नंबर पर है। तो उससे हमारी हालत का अंदाज़ा कर लेना चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो बिल्कुल हमारे जैसे हालात हैं, करप्शन भी वहाँ हमारे जैसी है, उनकी 39 दर्जे हमारे से बेहतर पोजीशन है। तो हम कहाँ स्टैंड करते होंगे, ये बिल्कुल हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। और पाकिस्तान में करप्शन पर जो डाटा जमा किया गया वो 8 मुख्तलिफ ज़राए से जमा किया गया। वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की सूरत हाल के ऊपर ये रिपोर्ट शाया करते हैं। उसमें भी हम पहले से नीचे गिर गए हैं। पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 14 पर आ गया। 2023 में पाकिस्तान 48वां 48 करप्ट मुल्क था और अब हमारा दर्जा उससे भी नीचे आ गया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 पर आ गया। पीडीएम दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 140वां नंबर था। पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में नीचे से 41वें नंबर पर था। भारत पाकिस्तान से 39 दर्जे बेहतर है। रिपोर्ट में आलमी बरादरी से करप्शन के साथ माहौलियाती बहरान से निपटने पर जोर। पाकिस्तान इन ममालिक में से एक है जो बदलते हुए रुझानात के खिलाफ खड़ा है। ये माहौलियाती आलूदगी के हवाले से है। तो करप्शन कोशिश तो ये थी कि पाकिस्तान में हमने एक ऐसी हुकूमत बनानी है जो करप्शन के आगे दीवार बनेगी, बंद बांधेगी, करप्शन नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ करप्शन बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है इसका जवाब हुकूमत को भी देना चाहिए। और ये जो हाइब्रिड प्लस प्लस का स्ट्रक्चर हम खड़ा करके दुनिया को बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि क्या ये एक गुड मॉडल है या ये करप्शन प्रोन मॉडल है। तो इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये करप्शन प्रोन मॉडल है। इसके नतीजे में पहले की निस्बत ज़्यादा करप्शन हो रही है क्योंकि ये सिस्टम अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल सिस्टम हो तो उसमें करप्शन कम होती है। चीफ जस्टिस से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वफ्द की भी मुलाकात हुई। ये दोनों रिलेटेड स्टोरीज हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वफ्द भी पाकिस्तान में इसलिए आया कि गवर्नेंस का जायज़ा ले, फिजिकल साइड के ऊपर, मॉनेटरी साइड के ऊपर, करप्शन को कैसे कम करना है उसका जायज़ा लिया जाए। और उसके अंदर एक नई चीज़ जो ऐड हुई है वो भी पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया, वो ये है कि वो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम कैसे काम कर रहा है या रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, उसका भी जायज़ा ले रहे हैं। और IMF की उस टीम ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की है। और उसके बाद एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुई। अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट जैसे जनरल बाजवा साहब के वक्त में एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट ये थी कि DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिठा दिया गया था। हीट इतनी थी, उस वक्त मामला संभाले नहीं थे जा रहे, तो DGISI को DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिठाया गया, इसलिए कि कुछ सवालात जो थे, जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे इमरान खान की जानब, उसका जवाब दिया जा सके। गो कि उस वक्त वो जवाबात उनके दुरुस्त थे। जो बातें इनकी बैकग्राउंड में बहुत सारी हुई थी, हमारे भी नॉलेज में थी, वो कुछ बातों के जवाबात उन्होंने दिए। लेकिन कभी DGI प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इस तरह के सवाल जवाब के सेशन में जर्नलिस्टों के साथ शामिल होते मैंने देखे नहीं। बैकग्राउंड इंटरेक्शन हो तो मुख्तलिफ चीज़ है। वैसे ही आज अनप्रेसिडेंटेड काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जब IMF की टीम से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने जर्नलिस्टों को बुलाया और उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन किया। इंटरेक्टिव सेशन में एक चीज़ खुल के बिल्कुल आया थी और वो ये थी कि उनसे यकीनन ये सवालात पूछे गए थे कि इमरान खान और PTI के लोगों के ऊपर जो मुकदमात हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब ये सवालात हो रहे थे तो नाम लिए बगैर इमरान खान का कहा कि लोअर कोर्ट्स जो हैं वहाँ जो मामलात होते हैं वो और तरीके से हैंडल होते हैं, हम तो उनको वैसे हैंडल नहीं करते। फिर उन्होंने अगले ही जुमले में जाके ये तस्दीक कर दी कि इमरान खान का एक ख़त हमारे पास आया हुआ है। ये अब वो चीज़ें हैं, ये 31 जनवरी का ख़त लिखा हुआ है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीडिया वालों से उस वक्त ये बात बता रहे हैं जब उनके IMF की टीम से मुज़ाकरात हो गए। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि IMF का इमरान खान का एक ख़त हमारे पास आया हुआ है और जल्द ही वो आईनी अदालत में लग जाएगा। उसके मेन जो नुकात थे, मुझे बानी PTI का, मुझे इमरान खान का ख़त मिला है, ख़त आईनी बेंच की कमेटी को भेज दिया है। इमरान खान ने ख़त के साथ USB भी भेजी है। USB डिवाइस जो आप कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं जिसमें डेटा सेव किया जाता है, तो इमरान खान ने वो USB साथ लगा के भेजी है। इसमें काफ़ी मवाद है, हमें रिसर्च में आसानी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा आईनी बेंच कमेटी इस मामले को खुली अदालत में लगाएगी।
इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 के नीचे आता है। अब जो हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 184 के हवाले से भी जो तरीकाकार वजह किया है वो आईनी बेंच में चला जाता है, इसलिए फुल कोर्ट या वो सवालात उठेंगे तो फिर एक नया तनाज़ा सामने आ जाएगा, लेकिन ये फिलहाल मामला आईनी बेंच के सामने जाएगा। मैंने कमेटी से कहा है इस खत का जायजा लेकर फैसला करें। यह मामला 184 की शिक 3 के तहत आता है, इस आईनी बेंच ने ही देखना है। एक खत मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी आया है। शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी एक खत लिखा है। वज़ीर आज़म को बजरिया अटॉर्नी जनरल हमने कहा है कि टीम के साथ आए, हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात का एजेंडा मांगा है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। IMF वफ़द को बताया कि इस्लाहात शुरू कर रखी हैं। वफ़द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग के एजेंडे का बताया है। वफ़द को अदालती रिफॉर्म्स के मुतल्लिक भी आगाह किया और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से भी इनसे बात की गई है। इसके अलावा जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि कुछ और खत भी हैं जो अदलिया के लोगों ने लिखे हैं, तो उन्होंने कहा कि पुरानी आदतें वक्त के साथ बेहतर होती जाएंगी। क्या आपको साथी जजेस के खतूत को संजीदगी से लेना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सीनियरिटी पर कल राय दी थी, एक मखसूस नाम सीनियरिटी में नहीं बनता, ट्रांसफ़र को सीनियरिटी से मिक्स करना गलत था, सिस्टम पर यकीन रखना चाहिए, कल सिस्टम बदला है। लाहौर के जजेस के मामले पर 2 जजेस के चले जाने से इनके मौक़िफ़ की पजीराई हुई है। एक बहुत अच्छे जज की तैनाती कल इन मेंबरान की अदम मौजूदगी के बायस ना हो सकी, क्योंकि 2 जजेस कल प्रोटेस्ट करके जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब एहतजाज करके उस कमेटी के इजलास से बाहर आ गए थे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी दोनों अरकान ने एहतजाज किया और वो भी बाहर चले गए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल एक सिचुएशन है, क्योंकि नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी तैनात हो रहे हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तैनात होना है। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का। उसके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वो अभी चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर नहीं है, जब फैसला होगा तो फिर उसके मुतल्लिक राय दीजिएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनका एक बड़ी पावरफुल किस्म की ऑब्जर्वेशन थी जिसकी आज बाज़गश्त हमें कौमी असम्बली में भी नजर आई। स्पीकर साहब ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 45 साल के ऊपर के आदमी मेरे समेत नाकारा हो चुके हैं। बेसिकली ये बहुत सारे हमारे जो 50-60 साल की उम्र मेरे वाला जो ग्रुप है सारा, उनका ख्याल ये है कि हमारी जनरेशन ने पाकिस्तान को जो देना था वो दे नहीं पाए, हम लोग नाकाम साबित हुए हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को जो बेहतर पाकिस्तान हमें देकर जाना चाहिए था, हम वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। तो उसकी रिफ्लेक्शन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस रिमार्क्स में नजर आती है। उन्होंने कहा नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है, अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ मुनहदम हो चुका है।